उसके बाद क्या टेलीफोन पे एफआईआर लिखवाई जा सकती है? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पुनीत शर्मा आपका स्वागत करता हूं प्लूटस लॉ एकेडमी में, और जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है प्री, मेंस और इंटरव्यू की, जुडिशरी की। साथ साथ में आपको यहाँ पे तैयारी करने में क्या अलग मिलता है बाकी प्लेटफॉर्म से, जो नोट्स होते हैं हमारे यहाँ पे दो तरीके के नोट्स। पहले जो क्लासरूम नोट्स आपके होते हैं, जो आपको टीचर क्लास में लिखवाता है, या हैंड रिटन नोट्स, वो स्पेशलिटी है प्लूटस जुडिशरी की। साथ में प्रिंटेड नोट्स भी आपको अलग से प्रोवाइड होंगे। इसके साथ मेंटरशिप, 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम, जिन फैकल्टीज जो आपको पढ़ाती हैं उनके साथ आपको अपने डाउट सॉल्व करने का हर वीक मौका मिलता है, जिसमें आपका बेनिफिट क्या है। देखिए, तैयारी सब लोग कर रहे हैं, फर्क क्या पड़ेगा कि अगर जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन के साथ श्री कृष्ण थे तो युद्ध आसान बन गया, बेशक कौरव सेना कितनी बड़े नंबर में थी। उसी तरीके से अगर आपके साथ इस जुडिशरी की जर्नी है, इसमें इंडिया में इतने सारे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपको एच चाहिए तो कोई एक्सपीरियंस फैकल्टी जिसने वो एग्जाम्स खुद दिए हों, जो इंटरव्यू तक पहुंचा हो, अगर वो आपको हर स्टेज पे गाइड करेगा तो कितनी हेल्प हो जाएगी आपके एग्जामिनेशन में। जैसे मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, मैंने अपना LLB करा DU से, एंट्रेंस ऑल इंडिया टॉपर 108 रैंक 18,000 लोगों में। उसके साथ साथ मैंने अपना मास्टर्स करा सुप्रीम कोर्ट के कॉलेज से, ILI इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट को कहते हैं, एकेडमिक टॉपर एज वेल एज एंट्रेंस टॉपर 5,000 लोगों में। साथ साथ में JRF फर्स्ट अटेम्प्ट में इंडिया में लॉ में। इसके साथ जुडिशरी के 3 स्टेट के इंटरव्यूज और साथ में 6 मेंस लिखने का एक्सपीरियंस, और इस फील्ड में, टीचिंग फील्ड में पढ़ाने का मोर देन 6 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है। साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर, PhD परस्यूइंग। तो ये जो मेरी जर्नी है, और कोई लॉ बैकग्राउंड नहीं है, तो मैंने कैसे पढ़ाई करी, कैसे खुद चीज़ें समझ के, कैसे स्ट्रेटजी होती है, कि हर स्टेट की अपनी स्ट्रेटजी अलग है। अगर आप RJS की प्रिपरेशन करने जाओगे, उसकी स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसका पेपर ही अलग फॉर्मेट में चलता है। सिमिलरली अगर आप यूपी की तैयारी करोगे, वहाँ पे GS का बहुत जोर होता है। GS सर कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, सब घटना चक्र पढ़ते हैं। भैया हर जगह घटना चक्र काम हर बच्चे के बस की वो नहीं है। तो ऐसे कौन से सोर्सेज पढ़ें, ये कैसे हम तैयारी करें कि हमारा वो GS का काम निकल जाए, और पेपर इस तरीके से करें कि हमारा मेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेंस होता है, वो क्रैक हो जाए। क्योंकि प्री लोग क्रैक करके मेंस के आगे नहीं पहुंच पाते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे अपनी पहले दिन की तैयारी से पता होना चाहिए, वो सब चीज़ें मैं और मेरी जैसी एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ आपको हेल्प करेंगी, गाइड करेंगी आपकी प्रिपरेशन और अच्छी करवाने के लिए। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और अपना आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। प्री की बात करूं, मैं आपके मेंस की बात करूं, ये मोस्टली हर स्टेट के एग्जाम्स में मिलता है। FIR पे क्वेश्चन आना ही आना है, प्री में भी आना है, मेंस में भी आना है। हम इस क्लास में पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टडी, मतलब CRPC को भी देखेंगे और BNSS को भी देखेंगे, और मैं आपको बताते चलूंगा कि क्या चीज BNSS में ऐड हुई है जो CRPC में नहीं थी। इसमें हमें क्या देखना है, FIR की जब हम बात करेंगे, हमें बात करनी है FIR होती क्या, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, फिर FIR की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, FIR के लैंडमार्क केसेस कौन कौन से होते हैं, उसके बाद क्या टेलीफोन पे FIR लिखवाई जा सकती है, क्या उसकी एविडेंशियरी वैल्यू कुछ होती है, हमें वो देखना है। उसके बाद प्रोसीजर, FIR कैसे लिखवाई जाएगी, उसका प्रोसीजर सर कहाँ लिखा हुआ है। इसके साथ साथ रेमेडीज, अगर मान लीजिए पुलिस ऑफिसर मेरी FIR नहीं लिख रहे हैं, तो अंडर लॉ मेरे पास क्या क्या रेमेडीज हैं अपनी FIR को, मैं अपने ऑफेंस को रिपोर्ट करवा सकूं, मैं किन किन अथॉरिटीज के पास जा सकता हूं, ये सब चीजें हम आज की वीडियो में समझेंगे। ये पार्ट 1 है FIR का। पार्ट 2 में FIR के और भी कुछ एसेंशियल्स हैं जिसकी हम अपने पार्ट 2 में बात करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि देखिए, ऑफेंस अगर मैं बात करूं,
ऑफेंस को शुरू, अगर मैं कहता हूं सीआरपीसी और बीएनएसएस को अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है, आपको मैकेनिज्म, एक अपराध हो गया, ऑफेंस हो गया, उसके बाद आपको सीआरपीसी और बीएनएसएस को पिक्चर पे लाना है, तो सबसे पहला स्टेप, कहानी शुरू कैसे होती है, ऑफेंस की रिपोर्टिंग करवाओगे, ऑफेंस को कहीं ना कहीं दर्ज करवाओगे, उसी को कहते हैं हम लोग एफआईआर। देखिए, एक ऑफेंस पे कॉग्निजेंस, संज्ञान लेने के 3 तरीके होते हैं मजिस्ट्रेट के पास। पहला तरीका होता है पुलिस का रास्ता, जिसको हम कहते हैं एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट मैकेनिज्म। दूसरा होता है कंप्लेंट मैकेनिज्म। तीसरा होता है इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म। ये सब आपको 190 सीआरपीसी और 210 बीएनएसएस में मिलेगा आपको। तो हम बात कर रहे हैं अपने सबसे पहले मैकेनिज्म की, एफआईआर। तो चलिए इसमें हम बात करते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट हम देखते चलते हैं। सबसे पहली चीज, एफआईआर होता क्या है सर, एफआईआर का मतलब क्या है? अपन को लगता है एफआईआर मींस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। देखिए, एक इंसान लेमैन जिसको लॉ की नॉलेज नहीं है वो ये बात बोले समझ आता है, लेकिन आप हो लॉ के स्टूडेंट, अगर कल को आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया, जब मेंस में लिखना आता है व्हाट इज एफआईआर, अगर आप ये लिख के आओगे ना फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो नंबर नहीं मिलने वाले आपको, क्योंकि वो आपसे इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ढंग से आप इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करो। तो मैं आपको बताता हूं एफआईआर क्या होती है। एफआईआर इज अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट होती है। एफआईआर इज अ रिपोर्ट होती है, ये देखते हैं। एफआईआर इज अ रिपोर्ट रिटन बाय पुलिस ऑफिसर्स। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिसको पुलिस ऑफिसर्स रिपोर्ट करते हैं। मतलब लिखते कौन है? पुलिस ऑफिसर्स लिखता है। मतलब पुलिस ऑफिसर्स लिखेंगे कब? जब भी उनको कॉग्निजेबल ऑफेंस की कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं ये हमें पता है, 2 तरीके के ऑफेंस होते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब थोड़े सीरियस नेचर के हीनियस ऑफेंसेस होते हैं, जहां पे पुलिस ऑफिसर्स के पास पावर है टू अरेस्ट विदाउट वारंट। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब वो ऑफेंसेस जहां पे पुलिस ऑफिसर्स के पास पावर है टू अरेस्ट ओनली विद वारंट। मतलब वारंट मींस परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब वो ऑफेंस जहां पे आपका अरेस्ट जब भी होगा जब मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस जहां पे आपको अरेस्ट करवाने के लिए, आपके अरेस्ट के लिए किसी मैजिस्ट्रेट की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पहले पुलिस वाला मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेके आएगा, वारंट लेके आएगा, फिर आपका अरेस्ट करेगा। तो एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस में होती है, याद रखना। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में सर फिर क्या होता है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में होती है एनसीआर। एनसीआर रिकॉर्ड होती है। सेक्शन 155 सीआरपीसी में इसका प्रोसीजर है और 174 बीएनएसएस में इसका प्रोसीजर है, ये याद रखिएगा। तो एफआईआर क्या होती है, हमें क्या समझ आया? रिपोर्ट written by police officer when he receives information regarding the commission of cognizable offense। तो ये 3 बातें समझ आई। रिपोर्ट है, पुलिस ऑफिसर करेगा, और कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे करेगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम नेक्स्ट चलते हैं। प्रोसीजर, सर एफआईआर कैसे लिखवाई जाएगी? अब मैं आपको बताता हूं। बीएनएसएस में आपका सेक्शन है 173 एफआईआर, और सीआरपीसी में था 154 सीआरपीसी। ठीक है, ये 2 डिफरेंस समझ लें। सेक्शन नंबरिंग प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। बहुत बार प्री में सेक्शन नंबर पूछा गया है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो मोटा मोटा सेक्शन है वो आपका वही है जो सीआरपीसी में 154 में था, लेकिन कुछ चीजें एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहला क्लॉज का कहता है जब भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर्स को दी जाएगी, ठीक है, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, इस चीज को मार्क कर लेना अपने बैरेक्ट में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड। ये चीज क्या है? मतलब फर्क नहीं पड़ता क्या, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो अपराध उस पुलिस ऑफिसर की जुडिक्शन में हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन अगर उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो 173 बीएनएसएस कहता है कि उसको वो इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। तो मैं आपको सबसे पहली चीज बताऊं कि सबसे पहला चेंज
BNSS में क्या आया है CRPC से कि हमने पहली बार जीरो FIR के कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज कर लिया है। जीरो FIR के कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज कर लिया। जीरो FIR मेरे सारे दोस्तों को पता होगा, मतलब जीरो FIR मीन्स, देखो जनरल रूल क्या है कि FIR वही पुलिस स्टेशन लिखेगा जिसकी जुडिक्शन में ऑफेंस हुआ है, लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में ये रूल है कि जरूरी नहीं कि जिस पुलिस ऑफिसर की जुडिक्शन में ऑफेंस हुआ वही उसको लिखें। अगर कोई और पुलिस ऑफिसर उस ऑफेंस की रिपोर्ट करता है, उस ऑफेंस को अपनी FIR में लिखता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन FIR रजिस्टर में लिखता है, तो वो भी ये काम कर सकता है। लेकिन फर्क क्या होता है कि वो पुलिस ऑफिसर, सिंस उसकी जुडिक्शन में ऑफेंस तो हुआ नहीं है, उसकी जुडिक्शन है नहीं उस ऑफेंस को चलाने की, तो इन्वेस्टिगेट भी करने की, तो वो क्या करेगा, वो उस जो FIR होती है ना उसका नंबरिंग होती है, हर FIR का अपना नंबर होता है, तो वो क्या करेगा उस FIR का नंबर कर देगा 0 और उसकी कॉपी जिस पुलिस थाने की जुडिक्शन में ऑफेंस हुआ है वहां पे उसको भिजवा देगा, और फिर वो पुलिस ऑफिसर उस FIR को अपनी रजिस्टर में नोट डाउन करेगा और उस पर कर देगा ऑफिशियली नंबरिंग। ठीक है, तो सिंस पहले पुलिस ऑफिसर ने, पुलिस स्टेशन के जो पुलिस ऑफिसर था उसने कोई नंबरिंग नहीं करी, उसी को कहते हैं जीरो FIR, मतलब इस FIR का कोई नंबर नहीं है। तो ये दिखाने के लिए बहुत साबित ये प्रूफ हो जाता है कि ये वाला जो ऑफेंस है इस पुलिस स्टेशन की जुडिक्शन में नहीं हुआ, रैदर किसी और पुलिस स्टेशन की जुडिक्शन में हुआ है। तो पहली बार हमने जीरो FIR के कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज करा है ऑफिशियली, पहले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के थ्रू हमें पता था। ठीक है, तो पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज, ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिली है कॉग्निजेबल, ठीक है, ओरली और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये एक और एडिशन है। पहली बार हमने पहले क्या था, सिर्फ ओरल इंफॉर्मेशन या राइटिंग में हो सकती थी, अब ईमेल के थ्रू आप FIRs लिखवा सकते हो, तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के थ्रू भी अब FIR हो सकती है। किसको दी जाएगी FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो पहली चीज, सबसे पहला कदम क्या होगा कि ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो सूचना है वो पुलिस ऑफिसर को दी जाएगी। ठीक है, वो ओरली भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी हो सकती है। अगर मान लीजिए ओरली है, मैंने मौखिक तरीके से थाने में जाके या फोन के थ्रू पुलिस वाले को इंफॉर्मेशन दी है ऑफेंस की, तो क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, रिड्यूस इनटू राइटिंग, उस इंफॉर्मेशन को लिखेंगे। ठीक है, तो हमेशा देखना पुलिस ऑफिसर आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो FIR रजिस्टर में लिखेगा, लिखने के बाद ठीक है आपको पढ़ के सुनाएगा, रीड ओवर। दो चीज। थर्ड पॉइंट, ये जो इंफॉर्मेशन है जो लिखी गई है इस पे साइन होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, साइन होगा, इन्फॉर्मेंट का साइन होना चाहिए, तो साइन भी करवाना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर FIR जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो है हमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दी गई है ऑफेंस के बारे में, तो क्या करोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्री में ये जरूर आएगा कि जब भी FIR या फर्स्ट इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू मिले तो ये जरूरी है कि इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय हिम ऑन बीइंग साइंड विद इन 3 days, 3 दिनों के अंदर, विद इन 3 days बाय द पर्सन गिविंग इट, जिस इंसान ने वो इंफॉर्मेशन दी है वो 3 दिन के अंदर अंदर उसको, मतलब 3 दिन के अंदर उसको साइन करवाना है उसको। इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय हिम ऑन बीइंग साइंड विद इन 3 days, मार्क कर लेना 3 days प्री के लिए, कितने दिनों में साइन होगा, 3 दिन के अंदर साइन करवाने पड़ेंगे उस इंसान से जिसने इंफॉर्मेशन वो दी है। और मेन सब्सटेंस किताबों में लिख लिया जाएगा जो हमारा FIR रजिस्टर है। तो ये तरीका है, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दोगे तो 3 दिन के अंदर उस FIR को FIR रजिस्टर, उस इंफॉर्मेशन को FIR रजिस्टर में लिख के आपको सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे। ठीक है, 3 दिन वर्ड याद रखना प्री के लिए। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, बताना है, बताने के बाद वो लिखेंगे, पढ़ के सुनाएंगे और साइन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू 3 दिन के अंदर साइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। नेक्स्ट स्टेप कहता है कि अगर कोई भी ये सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, इसमें आपका रेप आ गया, सेक्सुअल असॉल्ट, ये सब आ गया, जितने भी सेक्सुअल ऑफेंसेस है उसके उन केसेस में इंफॉर्मेशन वुमेन पुलिस ऑफिसर ही रिकॉर्ड करेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हर बार आता है ये प्रोवाइजो। ठीक है, उसके बाद प्रोवाइडेड
प्रोवाइजो, फिर एक और प्रोवाइजो क्या कहता है कि जितने भी सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं ये सारे जो बीएनएस में दे रखे हैं, ठीक है, उन केसेस के अंदर अगर जो इंफॉर्मेशन देने वाला है वो टेम्परली या परमानेंटली मेंटली या फिजिकली डिसेबल है, तो उस केसेस में इंफॉर्मेशन कहाँ रिकॉर्ड करी जाएगी? इंफॉर्मेशन थाने में रिकॉर्ड नहीं करनी है, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करी जाएगी उस जगह पे जहां पे वो बंदा रहता है, इंफॉर्मेंट, या उसके कन्वीनियंट प्लेस पे। और जब भी वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करी जाएगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना प्री के लिए, स्पेशल एजुकेटर या इंटरप्रेटर आपको साथ में रखना पड़ेगा। अब इसमें क्या एक नया एडिशन हुआ है आपका बीएनएसएस में, जो पहले सीआरपीसी में नहीं था, कि ऐसी हर इंफॉर्मेशन की वीडियोग्राफी भी होगी। उसके बाद पुलिस ऑफिसर जो है, पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे? शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट। 183 के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट से बयान रिकॉर्ड करवाया जाएगा। जो आपका 164 याद है आपको? सीआरपीसी में 164 164 का बयान होता है, कन्फेशन और स्टेटमेंट्स, ये बीएनएसएस में बन गया सेक्शन 183। तो 183 के अंदर ये स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के थ्रू रिकॉर्ड करवाई जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो हम लोगों को पता है एज पर 162 सीआरपीसी के हिसाब से कि पुलिस वाले को जब भी कोई बयान इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिया जाएगा उसका कोर्ट में इस्तेमाल नहीं हो सकता एक्सेप्ट डिस्कवरी स्टेटमेंट, डाइंग डिक्लेरेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। तो उसकी एक एक्सेप्शन है ये सेक्शन, उसकी एक एक्सेप्शन है ये सेक्शन जो कहता है कि क्या कहते हैं आपका, उसकी एक्सेप्शन है सेक्शन 183 या 164 सीआरपीसी में बोलूं। इन दोनों के अंदर क्या है कि अगर इन बयानों को आप मैजिस्ट्रेट से रिकॉर्ड करवा दोगे तो कोर्ट में पूरी तरह इस्तेमाल कर सकते हो, फिर कोई रिस्ट्रिक्शन 162 की नहीं लगेगी। तो सेम चीज में बोला है कि जो भी ऐसे सेक्सुअल ऑफेंसेस के विक्टिम हैं जो फिजिकली मेंटली डिसेबल हैं, उनका बयान एज सून एज हो सके जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष रिकॉर्ड करवाना है, उनके सामने बयान रिकॉर्ड होगा। फिर ये प्री में बहुत पॉइंट आता है और ये आपका राइट भी है विक्टिम का कि कॉपी, एफआईआर की एक कॉपी आपको मिलेगी। क्लॉज नंबर याद रखना यार, प्री में हमेशा बहुत बार आता है, 154 में क्लॉज 2 था, अभी भी ये क्लॉज 2 है, क्लॉज नंबर आता है प्री में, ठीक है। तो एफआईआर की कॉपी इंफॉर्मेंट को दी जाएगी। यहीं पे मैं आपको एक चीज बताऊं, एक एफआईआर की 4 कॉपी बनती है, ठीक है। 4 कॉपीज कैसे होती हैं? एक कॉपी जाती है एसएचओ के पास में, एक कॉपी जाएगी एसएचओ के पास, एक कॉपी जाएगी एरिया मजिस्ट्रेट के पास जिसको कहते हैं अकरेंस रिपोर्ट। ये भी हम पढ़ेंगे अपनी आने वाली क्लासों में, अकरेंस रिपोर्ट क्या होता है आपका, ठीक है। अकरेंस रिपोर्ट की फॉर्म में जाती है। एक कॉपी विक्टिम को मिलेगी, मतलब इन्फॉर्मेंट जो भी है, एक कॉपी उसको मिलनी है। एक कॉपी जो है थाने में रखी जाएगी। तो एक एफआईआर की 4 कॉपीज आपकी बनती हैं ऐसे। तो उसमें से एक कॉपी आपको रिसीव करने का ये आपका राइट है, फोर्थविथ, फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे नहीं लेंगे उसकी कॉपी लेने के आपसे। अब ये आप आ जाइए, ये पॉइंट जो है आपका एडिशन है बीएनएसएस में एज कंपेयर टू सीआरपीसी। सीआरपीसी में जो क्लॉज 3 है बीएनएसएस में बन गया वो क्लॉज 4, तो उसकी जगह क्लॉज 3 में बीएनएसएस ने नई चीज ऐड करी है। क्योंकि आपने देखा होगा जो माइनर ऑफेंसेस है ना, जो बहुत ज्यादा सीरियस नेचर के नहीं, उनका ना मिसयूज बहुत होता है। स्पेशली अगर आपको बताऊं 498A आईपीसी जो है क्रुएलिटी का, आपको पता है जब डॉरी के केसेस चलते हैं, डिवोर्स के केसेस, सबसे ज्यादा मिसयूज हाईली यही सेक्शंस हैं। तो ऐसे जो मिसयूज होता है सेक्शंस का, वो प्रिवेंट करने के लिए इस बार बीएनएसएस में एक मैकेनिज्म डाला गया। मैकेनिज्म क्या है कि जब भी कोई ऑफेंस 3 या 3 साल से ऊपर पनिशेबल नेचर का है और 7 साल से कम पनिशमेंट वाला है, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन क्या करेगा उस केस में, जो पुलिस वाला उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसको हमेशा पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। किसकी? ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस। डिप्टी सुपरिटेंडेंट, डीएसपी की रैंक से कोई कम अधिकारी ना हो, डीएसपी रैंक तक के अधिकारी, डीएसपी और उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। किस चीज की? देखो परमिशन किस चीज की? कंसिडरिंग द नेचर एंड द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, ठीक है।
दो काम हो सकते हैं। देखो, आपने इनसे परमिशन के लिए अप्लाई करा कि क्या मैं इस केस में इन्वेस्टिगेशन आगे चलाऊं या ना चलाऊं। दो चीज हो सकती है, या तो वो ऑर्डर देंगे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का ऑर्डर कब देंगे? ये जांचने के लिए, ये पाने के लिए कि टू फाइंड आउट वेदर इट देयर एग्जिस्ट अ प्राइमा फेसाई केस फॉर प्रोसीडिंग इन दी मैटर विद इन द पीरियड ऑफ 14 डेज। देखो, अगर केस के फैक्ट्स ऐसे हैं, जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करी गई है, क्योंकि देखिए इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना, एफआईआर रिकॉर्ड करना पुलिस ऑफिसर्स के लिए मैंडेटरी है। ललिता कुमारी के जजमेंट से हमें पता है, जो हम आज देखेंगे भी, ठीक है। तो एफआईआर तो उनको लिखना ही पड़ेगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करें या ना करें, अब यहां पे दो चीज हैं। पहली चीज, अगर केस के जो फैक्ट्स हैं उससे आपको समझ नहीं आ रहा कि यार कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है, डाउट है, ठीक है, कि केस में आगे बढ़ा जाए या नहीं बढ़ा जाए, तो उस सिचुएशन में आपको क्या डायरेक्शन मिलेगी आपके सुपीरियर्स के थ्रू कि पुलिस ऑफिसर्स जो है पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे, और वो इंक्वायरी 14 दिनों के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए, ये जांचने के लिए क्या केस बनता है या नहीं बनता, क्या इन्वेस्टिगेशन करें या नहीं करें, ये पहली चीज। दूसरा, अगर केस के फैक्ट्स बड़े क्लियर हैं, दिख रहा है कि यार ऑफेंस तो हुआ है और ऑफेंस तो बन रहा है, तो दूसरा परमिशन क्या जा सकता है कि प्रोसीड विद इन्वेस्टिगेशन, कि एक काम करिए, आप अपने केस में आगे बढ़िए, इन्वेस्टिगेशन करिए। तो अब ये एक ना चेक डाल दिया है कि पुलिस ऑफिसर लोअर लेवल पे लॉ का मिसयूज ना कर सके, तो एक चेक डाल दिया कि जब भी वो 3 साल से ऊपर और 7 साल से कम वाले ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन करने से पहले डीएसपी रैंक के अधिकारी, डी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक के ऑफिसर या उससे ऊपर वाले रैंक के ऑफिसर से परमिशन लेंगे कि हम इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो या तो वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करवा देंगे या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का ऑर्डर दे देंगे। अब आज ये प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग वही चल रहा है, क्लॉज 4। मैंने बताया सीआरपीसी में जो क्लॉज 3 था वो बन गया क्लॉज 4, वो बहुत सिंपल है। क्लॉज 4 कहता है कि सपोज इफ पुलिस ऑफिसर या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रिफ्यूजेस टू राइट या रिड्यूस डाउन योर इंफॉर्मेशन, अगर ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन मना कर देता आपकी एफआईआर लिखने से, तो आप क्या करोगे, व्हाट इज योर रेमेडी। तो एक रेमेडी दी गई है आपको क्लॉज 4 में, जो कहता है कि आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास चले जाओ। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के चले जाओ, अगर वो सेटिस्फाइड होगा, वो या तो इन्वेस्टिगेशन खुद कर लेगा या अपने किसी सबऑर्डिनेट्स के थ्रू करवा देगा, ठीक है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, उसको आप बोलिए, मतलब आप हायर अथॉरिटी के पास जा सकते हो और वो आपका काम करवा देंगे। दिल्ली का मैं बताऊं, दिल्ली में ये होता है कि आपको अगर पुलिस थाना आपकी एफआईआर नहीं लिख रहा है, तो जेन्युइन नहीं लिखते हैं, आपको पता आदत, कहेंगे कंप्लेंट दे के चले जाओ। तो उस केस में क्या होता है कि अगर वो आपकी नहीं ये काम कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आप दिल्ली में होता है डीसीपी ऑफिस, आपके एरिया का जहाँ डीसीपी बैठता है उसके पास सेम अपनी कंप्लेंट जाओ, और जो पुलिस ऑफिसर है उनसे अपनी कंप्लेंट पे हमेशा कंप्लेंट नंबर लेके आ जाओ। सेम डीसीपी ऑफिस से अपनी जो एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो उस पर नंबरिंग लेके आ जाओ, और दोनों जगह 14 दिन का एक बार वेट करो, कुछ नहीं होता फिर आप अपने एरिया मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हो 156(3), और अब आपका जो है 170 क्या कहते हैं 5 के अंदर आप उनको अप्रोच कर सकते हैं एरिया मजिस्ट्रेट को, विद एफिडेविट आप लगा दो और दोनों कंप्लेंट की कॉपी की, देखो मैं तो गया था, इन लोगों ने कोई काम नहीं करा, तो मजिस्ट्रेट आपका काम करवा देगा। इसी से हमारा नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है रेमेडीज। अगर सुपीरियर जो है मना कर दें, सुपीरियर्स मना कर दें एफआईआर लिखने से, वो सॉरी जूनियर मना कर दे एफआईआर लिखने से, पुलिस स्टेशन नहीं लिख रहा, तो एज अ सिटीजन हमारे पास क्या क्या रेमेडीज हैं। क्या हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं अगर पुलिस हमारा काम नहीं कर रही है? नहीं, एज अ लॉ स्टूडेंट आपको ये पता होने चाहिए, ये आपके सारे राइट्स हैं, आप ये मैकेनिज्म फॉलो कर सकते हो और आप अपनी एफआईआर लिखवा सकते हो। पहला, सुपीरियर ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो हमने पढ़ा आपका 173 क्लॉज 4 के अंदर। दूसरा, अगर डीसीपी ऑफिस भी नहीं लिख रहा, एसपी भी नहीं लिख रहा, तो फिर आप चले जाओ मजिस्ट्रेट के पास 175 क्लॉज 3 या 156(3) 156 क्लॉज 3 सीआरपीसी में जो था आपका एफिडेविट के साथ, वहां पे आप एप्लीकेशन लगा दो, या आप कंप्लेंट मैकेनिज्म कंप्लेंट कर दो मजिस्ट्रेट को। चैप्टर 16 है बीएनएसएस का, सेक्शन 223। और लास्ट, अगर मान लो
टायर 2 टायर 3 सिटी की बात है कि आपके तो भैया सारे मजिस्ट्रेट सब करप्ट हो गए, नहीं कोई सुन रहा है, लास्ट में हाई कोर्ट जा सकते हो। 482 CRPC इनहेरेंट पावर और BNSS में 528। तो यहाँ पे अपनी हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट आपका काम कर देगा, वो FIR लिखवा देगा। तो ये आपके पास इस ऑर्डर में आपको, ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने सेट करा हुआ है, इस ऑर्डर में आपके पास रेमेडीज हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है DGS में स्पेशल आ चुका है, क्या टेलीफोन पे इंफॉर्मेशन लिखवाई जा सकती है? क्या टेलीफोन पे FIR हो सकती है? याद रखिए, FIR सामने जाके भी लिखवाई जा सकती है और टेलीफोन पे भी लिखवाई जा सकती है, लेकिन 3 चीजें होती हैं। कभी भी कोई इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में जब भी पुलिस ऑफिसर को मिलती है, वो उस इंफॉर्मेशन को FIR रजिस्टर में जब भी लिखेगा अगर 3 चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं। 3 चीजें क्या है? इंफॉर्मेंट अपनी आइडेंटिटी रिवील करने को तैयार हो गया है, वो बता रहा है, वो अपनी आइडेंटिटी बता रहा है कि मेरा फलाना फलाना नाम है, मैं यहां रहता हूं। एक तो इंफॉर्मेंट को अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ेगी, दूसरा डिटेल में रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा। ठीक है, फिर साइन द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट जो FIR है, मैंने कहा ना उसमें लिखा है साइन करना पड़ेगा, प्रोसीजर है, साइन करना पड़ेगा। फिर प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने के लिए वो एग्री हो। अगर ये 4 बातें हैं तो ही आप टेलीफोन पे FIR रिकॉर्ड कर सकते हो। मतलब टेलीफोन पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिली है आप उसको अपने FIR रजिस्टर में लिख सकते हो। अदरवाइज सर मान लीजिए इनमें से कुछ एक चीज कमी है, कई बार होता है ना कि फलाना हमारे इलाके में कोई ऑफेंस लड़ाई हो जाती है, हम पुलिस वाले को फोन घुमाते हैं, जी इस ब्लॉक में आ जाओ पटेल नगर में, यहाँ पे लड़ाई हो गई है जी। हमने पूरा बताया नहीं किस में लड़ाई हुई, कौन है, हम कौन है, बस करके छोड़ दिया, पुलिस वाले कहते हैं हम आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर इनमें से कुछ भी कमी है इंफॉर्मेशन में तो ऐसी इंफॉर्मेशन को कहते हैं क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन। क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन मतलब वेग इंफॉर्मेशन विच इज वेग। तो ऐसी इंफॉर्मेशन सर क्या होता है? ऐसी इंफॉर्मेशन कभी भी FIR रजिस्टर में नहीं जाती, रेदर ये इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर्स डेली डायरी, थाने में एक होता है FIR का रजिस्टर, एक होता है NCR का रजिस्टर और एक होती है डेली डायरी। ठीक है, मतलब एक तरह का नोट्स टाइप में होता है। तो डेली डायरी में उसको वो लिख लेते हैं उसका उस चीज को। उसके बाद डेली डायरी में लिखने के बाद ये लोग क्या करते हैं, जब डेली डायरी में उस इंफॉर्मेशन को लिख लिया फिर जाते हैं स्पॉट पे। स्पॉट पे सारे पुलिस वाले जाएंगे। कभी भी देखना, ध्यान से नोटिस करना, एक पुलिस वाला को उसके हाथ में रजिस्टर होगा और वो आसपास के जो चश्मदीद होंगे, जो विटनेस होंगे, उनसे बात कर रहा होगा क्या हुआ, कैसे हुआ, और उनकी डिटेलिंग उस रजिस्टर में लिख रहा होगा। अच्छा किसने किसका ऑफेंस करा, क्या था क्या नहीं था, सब लिखेगा और वहां पे खड़े जो विटनेस है उनके उस रजिस्टर पे साइन करवाएगा। अब ये बनी FIR। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह रखा है कि अगर क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन डेली डायरी में रिकॉर्ड करते हो वो FIR नहीं है, रेदर FIR वही होगी जो स्पॉट पे जाके उन विटनेस की हेल्प से लिखी जाए जो अपनी आइडेंटिटी रिवील करेंगे, डिटेल में बताएंगे, साइन करने को तैयार होंगे और पार्टिसिपेट करने को तैयार होंगे। तो अब बनी ये FIR। तो इसको हम कहते हैं FIR। यस, टेलीफोन पे भी FIR हो सकती है, लेकिन ये सारे एसेंशियल्स फुलफिल होने चाहिए। अगर इनमें से कोई एसेंशियली कमी है तो पुलिस ऑफिसर कभी भी आपकी इंफॉर्मेशन को FIR रजिस्टर में नहीं लिखेगा, रेदर लिखेगा उसको डेली डायरी में। डेली डायरी के बाद वो जाके आपका कॉपी होगा FIR रजिस्टर में। फिर आ जाइए, लीगल केसेस हैं थोड़े से, देखिए जैसे हम आपकी बात करते हैं कहाँ पे कोर्ट के किन केसेस में कोर्ट ने बोला कि यस टेलीफोन पे भी FIR हो सकती है। देखिए इस केस में बोला गया स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस रामलू, इसमें बोला गया टेलीफोनिक मैसेज कैन बी ट्रीटेड एज एन FIR इफ इट डिस्क्लोजेज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, इट मस्ट बी फॉलोड बाय फॉर्मल रिटन कंप्लेंट। ठीक है, रिटर्न कंप्लेंट भी आएगी इसके बाद। फिर रविंदर कुमार के केस में बोला गया टेलीफोनिक कॉल टू पुलिस कैन बी कंसिडर्ड एज एन FIR इफ द इंफॉर्मेशन अबाउट दी क्राइम, क्राइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है। ठीक, इसी में आता है कि इंफॉर्मेशन वेग नहीं होनी चाहिए। किन किन केसेस में इसको रिजेक्ट करा FIR टेलीफोनिक मैसेज को एज एन FIR? इस केस में राम सिंह वर्सेस NCT ऑफ दिल्ली में बोला गया
अ वेग टेलीफोनिक मैसेज विदाउट डिटेल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन FIR। इसको हम कभी भी FIR नहीं वेग मैसेज जो है, वेग कब होगा, जब वो चारों एसेंशियल्स किसी इंफॉर्मेशन में नहीं होंगे। फिर ललिता कुमारी केस में बोला गया, वाइल पुलिस मस्ट रजिस्टर्ड एन FIR ऑन रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट कॉग्निजेबल ऑफेंस। यस, जब भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर्स को मिलेगी, उनको वो इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी, लेकिन सिर्फ टेलीफोनिक कॉल जिसमें कोई रिटर्न कंप्लेंट बाद में नहीं बनती है, मतलब टेलीफोनिक कॉल हमेशा रिटर्न कंप्लेंट फॉलो करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, मे नॉट सफाइज अनलेस कंटेन ऑल नेसेसरी डिटेल, या तो फिर आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसमें सारी डिटेल्स आ जाए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो बहुत मुश्किल है, उसको आप FIR रजिस्टर में लिखो। तो प्रोसेस यही है कि टेलीफोन के बाद आपका रिटर्न कंप्लेंट बाद में आपको करवाना पड़ेगा। पहली चीज हमेशा कंडीशन क्या होता है वैलिड टेलीफोनिक FIR में, कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन। सबसे पहली चीज कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी द फर्स्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोई फॉलो अप कॉल नहीं होनी चाहिए, पहली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फॉलोड बाय रिटर्न कंप्लेंट फॉर एविडेंशियरी वैल्यू। पुलिस मस्ट वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी बिफोर प्रोसीडिंग। आगे बढ़ने से पहले पुलिस जो है उस FIR की ऑथेंटिसिटी देखेगी, उस इंफॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी चेक कर सकती है, ठीक है। अगर बाद में जैसे मान लो FIR लिखना तो मैंडेटरी है, लेकिन एक बार ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बन रहा है तो इंफॉर्मेशन को क्लोज करो, क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दो, ठीक है। लिखना लेकिन मैंडेटरी है, लिखने से नहीं बच सकते आप। अब नेक्स्ट चीज एविडेंशियरी वैल्यू। देखो, एक अच्छा एडवोकेट आप कैसे बन सकते हैं, ठीक है, और एक अच्छे जज कैसे हो सकते हैं। FIR हमने बहुत पढ़ लिया, लेकिन ये तो थ्योरी है। प्रैक्टिकल, आपके सामने केस आ गया, आपको अपने क्लाइंट को बचाना है, तो जो FIR है, FIR को कैसे आप प्रैक्टिकल सेंस में ट्रायल में कैसे कैसे इस्तेमाल करोगे, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहां मैं आपको थोड़ा सा CRPC को इंडियन एविडेंस से जोड़ूंगा और BNSS को BSA के साथ हम जोड़ेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें क्या FIR की अपने आप में कोई एविडेंशियरी वैल्यू, मतलब इतनी इंपॉर्टेंस वैल्यू, सब्सटेंटिव का मतलब होता है कि अपने आप में ये सोल एविडेंस इनफ है किसी की कन्विक्शन कराने के लिए। आंसर है नो, अपने आप में तो FIR सोल एविडेंस नहीं हो सकता, लेकिन कब कब बन सकता है वो सर्कमस्टांसेस कुछ हैं। जैसे अगर ये डाइंग डिक्लेरेशन है, FIR लिखवाने के बाद इंफॉर्मेंट मर गया, तो ये अब एज अ डाइंग डिक्लेरेशन कोर्ट में सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस बन जाएगा। एक और एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, कोरोबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है। मतलब देखो, विटनेसेस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को जो इंफॉर्मेशन, जो बयान दिया, ठीक है, और जो FIR रिकॉर्ड जो विटनेसेस ने बयान दिए, वो जब कोर्ट में वो ट्रायल के टाइम पे विटनेसेस आए, उन्होंने सेम बात रिपीट करी, तो अब FIR की कोरोबरेटिव वैल्यू बन गई कि देखो हर जगह एक ही बात चलती आ रही है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसिका लाल मर्डर केस के अंदर जितने विटनेसेस थे, उन्होंने तो FIR में बोला था कि मनु शर्मा ने गोली मारी है, लेकिन जब ट्रायल पे पहुंचे सब पलट गए, सब हॉस्टाइल हो गए। तो क्या हुआ, जो FIR की कोरोबरेटिव वैल्यू है वो कम हो गई। तो कोरोबरेशन के लिए ये एविडेंस एक्ट के सेक्शन है 157 और 145, उसमें कोरोबरेटिव वैल्यू मतलब कोरोबरेशन प्लस कॉन्ट्राडिक्शन दोनों में हेल्प कर सकती है FIR कि देखो कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है तो फिर FIR पे रिलाई नहीं करोगे। अगर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आती, विटनेसेस सेम बात अगर ट्रायल पे रिपीट कर दें तो FIR की वैल्यू बढ़ जाती है, अगर नहीं करते हैं तो FIR की वैल्यू घट जाती है। तो हम यही बात कर रहे हैं। फिर अब आ जाइए क्रेडिबिलिटी। अगर FIR, देखो अगर FIR टाइम से क्या कहते हैं रिकॉर्ड नहीं हुई तो उससे FIR की क्रेडिबिलिटी, देखो FIR की एविडेंशियरी वैल्यू तो कम नहीं होगी, केस के मेरिट्स पे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप ये कह सकते हो जो सस्पिशन है, कोर्ट के दिमाग में एक सस्पिशन आ जाएगा किसकी क्रेडिबिलिटी को लेके, पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, इंफॉर्मेंट की। क्या कहीं ये दोनों मिली भगत तो नहीं है, जब इतना डिले हुआ है।
इसके अंदर कोर्ट ने बोला कि देखो स्पेशली जो रेप केसेस होते हैं वहां पे डिले आपका सेल्फ जस्टिफाइड है, तो वहां पे ऐसा कोई प्रिजम्पशन नहीं ली जा सकती। लेकिन बाकी केसेस में जहां पे एफआईआर लिखने में डिले होता है वहां पे ये बोला गया है पुलिस ऑफिसर्स को, ठीक है, सॉरी ये बोला गया है मैजिस्ट्रेट्स को कि वो एक बार अपने पुलिस ऑफिसर्स, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और इन्फॉर्मेंट से रीजन पूछेंगे कि डिले क्यों हुआ, और उनके जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे ट्रायल के दौरान उस पर अब आंख बंद के रिलाय नहीं करना। रेदर पुलिस ऑफिसर्स क्या करें, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर के हर चीज को सस्पिशन से देखेगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा, तो ये चीज वैलिड है और ये इतना तो हो सकता है, ये लॉ ने मना नहीं कर। लेकिन केस के मेरिट्स पे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस चीज को रहने देना, केस के मेरिट्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो क्रेडिबिलिटी है इन्फॉर्मेंट की, आपकी क्रेडिबिलिटी, हम कह सकते हैं इन्फॉर्मेंट की क्रेडिबिलिटी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्रेडिबिलिटी, उस पर असर जरूर पड़ता है, इतना तो है। फिर इट कैन बी यूज टू कॉन्ट्राडिक्ट, हमने देखा 145 कॉन्ट्राडिक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, कि पहले आप कुछ बोल रहे थे अब कुछ बोल रहे हो, तो इट मीन्स विटनेस जो है आपका हॉस्टाइल हो गया, तो एफआईआर फॉर कॉन्ट्राडिक्शन भी इस्तेमाल हो सकती है। अब आ जाइए, कब कब एफआईआर तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होती, जहां पे इंफॉर्मेंट इज नॉट एग्जामिन्ड, इफ कंप्लेनेंट डज नॉट टेस्टिफाई एफआईआर लूजेस द वेट। अगर जहां पे इंफॉर्मेंट कभी अपने आप को, जिसने एफआईआर लिखवाई हो, ट्रायल के समय अपनी एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन के नहीं आ रहा, तो ऐसी एफआईआर पे कभी रिलाय नहीं करा जाएगा। फिर हेयर से इंफॉर्मेशन, सुनी सुनाई बात पे एफआईआर लिखवाई गई है, सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन, तो ऐसी एफआईआर की कोई वैल्यू नहीं होती। वेग एलिगेशंस हैं, जर्नल एलिगेशंस हैं, कोई स्पेसिफिक डिटेल्स ही नहीं है एफआईआर के अंदर, तो ये भी कोई एविडेंशियरी वैल्यू ऐसी एफआईआर की नहीं होती। अब आजिए कहां पे बहुत क्रूशियल एविडेंस बन जाता है, डाइंग डिक्लेरेशन के केस में एफआईआर की एविडेंशियरी वैल्यू बहुत हाई हो जाती है। कन्फेशन इन एफआईआर, जब इसकी एविडेंशियरी वैल्यू बढ़ जाती है। फिर रेजिस्टिव, पार्ट ऑफ अ सेम ट्रांजेक्शन, ये सब हम अपना बीएसए में पढ़ेंगे कि जब सेम ट्रांजेक्शन के दौरान जब हम उसको एफआईआर लिखवा देते हैं तो उसकी वैल्यू आपकी एविडेंशियरी बढ़ जाती है। अब लैंडमार्क केसेस, लैंडमार्क केसेस बहुत इंपॉर्टेंट, प्री में आते हैं, केसेस के नाम आते हैं और सबसे ज्यादा आता है भजनलाल और ललिता कुमारी, ये आते हैं। लैंडमार्क केसेस तो सबसे ज्यादा यही हैं, ललिता कुमारी स्टेट ऑफ यूपी, इसमें पहली बार मैंडेटरी करा गया था रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, बोला गया कि एफआईआर लिखना जरूरी है। At the time of recording FIR, police officer cannot check the authenticity of the information. Rather, after written down the FIR, police officer can check the authenticity, and if they found that information is not authentic, they can file closure report. तो FIR लिखना तो mandatory है because it promotes rule of law. If you do not written down FIR or if information relating to cognizable offence is not written down, then it will promote lawlessness in the society. ये सारे वर्ड सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी केस में है, तो बोला गया ललिता कुमारी केस में कि पहली बार कि एफआईआर लिखना अब से मैंडेटरी है। अगर बहुत ज्यादा केस, कुछ केसेस हैं जिनमें बोला कि आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हो एफआईआर लिखने के बाद, या एफआईआर लिखने से पहले भी आप एक छोटी सी इंक्वायरी कर सकते हो। कौन से केसेस? मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, कमर्शियल केसेस, मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस। फिर जहां पे एफआईआर लिखवाने में 3 मंथ, ये देखो 3 मंथ या उससे ज्यादा का डिले हुआ है, तो उन केसेस में सीधे एफआईआर ना लिख के पहले आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करो, फिर उसके बाद आप एफआईआर लिख सकते हो, क्योंकि जहां पे कॉग्निजेबल ऑफेंस के होने के ऊपर डाउट है। ठीक है, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल। एफआईआर इज द फर्स्ट स्टेप इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग एंड मस्ट बी ट्रीटेड विद सीरियसनेस। एफआईआर जो है सबसे पहला स्टेप होता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, और उसका सीरियसनेस से उसकी रिकॉर्ड करना चाहिए। और इसी केस में प्लस ललिता कुमारी में कोर्ट ने बताया, जो हमने रेमेडीज पढ़ी थी कि अगर एफआईआर नहीं लिखते हैं पुलिस ऑफिसर तो आप क्या क्या कर सकते हो, ये सारी रेमेडीज इन दोनों केसेस में बताई गई थी। रमेश कुमारी वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली में बोला गया, पुलिस कैन नॉट अवॉइड रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर इफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज मेड आउट। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो पुलिस को लिखना ही पड़ेगा एफआईआर, वो इस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते। प्रकाश सिंह बादल के केस में बोला गया, डिले इन फाइलिंग एफआईआर मस्ट बी प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड। जो मैंने आपको बताया,
डिले को हमेशा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कोर्ट जस्टिफिकेशन मांगेगा, अदरवाइज इट में रेज सस्पिशन अबाउट जेन्युइननेस ऑफ द केस। तो केस की जेन्युइननेस पे एक तरीके का शक पैदा हो जाता है कि अगर ये लोग एफआईआर क्यों इन लोगों ने टाइम से रिकॉर्ड नहीं करवाई और क्यों एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी गई या एक्सप्लेनेशन लोगों ने नहीं दी, इन्फॉर्मेंट ने और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने, तो उस केस में थोड़ी वैल्यू उसकी डाउन हो जाती है। जीरो एफआईआर क्या होता है, देखो ये हमने पढ़ी लिया। जीरो एफआईआर क्या होता है, इज एन एफआईआर दैट कैन बी रजिस्टर्ड बाय एनी पुलिस स्टेशन irrespective of the jurisdiction when it receive information regarding cognizable offense. No regular FIR number is assigned to this at this stage. तो मतलब इस स्टेज पे उस FIR का कोई नंबर नहीं होता। आफ्टर रिसीविंग जीरो FIR जो भी रेलिवेंट पुलिस स्टेशन है वो उसकी फ्रेश FIR लिखेगा और उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा। इट मीन्स it meant to help victim of serious crime, especially women, children, to lodge a complaint quickly and conveniently। क्योंकि देखो कॉग्निजेबल ऑफेंस थोड़े हीनियस नेचर के होते हैं, इसलिए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो रिक्वायरमेंट है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वही पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड करेगा जिसकी जुडिक्शन में ऑफेंस हुआ है, लेकिन ये चीज़ कॉग्निजेबल ऑफेंस में नहीं है, क्योंकि ऑफेंस की ग्रेविटी और सीरियसनेस को देखते हुए हमने ये बात करी है। It is also meant to ensure that the evidence and the witnesses are not lost or tampered with due delay in filing of the complaint। क्योंकि देखो कॉग्निटिव ऑफेंस सीरियस नेचर का है, हीनियस ऑफेंस है, और उस केस में भी अगर आप ये करो जुडिक्शन लिखवाओ, मान लो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जब तो उस जुडिक्शन में नहीं लिखवा रहा, तो इसलिए रिपोर्टिंग ऑफेंस की बहुत जरूरी, रूल ऑफ लॉ जरूरी है। इसलिए कोर्ट क्या करता है, आपको ये परमिट करता है, इतना आपको फ्रीडम दिया है कि आप जीरो एफआईआर की फॉर्म में अपने ऑफेंस को रिपोर्ट कराओ, क्योंकि अगर ऑफेंस की रिपोर्टिंग नहीं होगी तो सोसाइटी के अंदर क्या होगा, लॉलेसनेस आ जाएगा और हमें उसी चीज को होने से बचाना है। फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ट्रांसफर टू रेलिवेंट पुलिस स्टेशन वेयर द ऑफेंस हैज टेकन प्लेस। तो रेलिवेंट पुलिस स्टेशन जहां पे वो ऑफेंस हुआ वहां पे हम उस चीज को, उस जीरो एफआईआर कॉपी को भेज देते हैं और वो उसको ऑफिशियली रिटर्न डाउन करते हैं। मेन जो क्रक्स है ना, जो मेन क्रक्स है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, मेन चीज कोर्ट का ये मानना है, सिस्टम का ये मानना है कि ऑफेंस की रिपोर्टिंग होनी चाहिए। इसलिए पुलिस ऑफिस को बोला कि मैंडेटरी है कि आपने ऐसे एफआईआर, ऐसी इंफॉर्मेशन को रिटर्न डाउन करना मैंडेटरी है। आप इस चीज से एस्केप नहीं कर सकते, या क्या कहते हैं, चेक नहीं कर सकते क्रेडिबिलिटी एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन। अगर बहुत दिक्कत है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते 14 दिन की, लेकिन लिखना तो फिर भी पड़ेगा आपको। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में रीजन निकाल के लाओगे ना, क्यों नहीं लिखा आपने, लेकिन सिस्टम में अभी भी ये प्रॉब्लम है। इसलिए बहुत ज्यादा कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को जाती है, 156(3) आपको पता ही होगा जो लोग कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, कितना बुरा हाल है। सुप्रीम कोर्ट भी अब सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, एफिडेविट्स का रिक्वायरमेंट डाल दिया कि पहले आप प्रोसेस फॉलो पूरा करो, अगर डीसीपी रैंक का अधिकारी भी नहीं कर रहा फिर आप हमारे पास आ सकते हैं। ये हमारा लेक्चर का फर्स्ट पार्ट था। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यही एक ऐसा तरीका है जिस तरीके से, जैसे मैं आपको क्लास डेमोन्स्ट्रेट करा, हमारे प्लूटस जुडिशरी में पढ़ाया जाता है। टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन, ये सारे जो पॉइंटर्स हैं, अब मेरी गारंटी कि आप कोई भी जो मैंने आज पढ़ाया, अब आप एफआईआर के ऊपर किसी भी एमसीयू किताब से टॉपिक क्वेश्चन उठा लो, अपना बेरेट देख लो और मेंस के क्वेश्चन देख लो, आपके सारे टॉपिक इस जो मेरा हमने लेक्चर पढ़ाया सब कवर हो रहे हैं। क्योंकि हम इसी तरीके से अपने लेक्चर्स को डिजाइन करते हैं कि सारे एस्पेक्ट्स, हम किसी पर्टिकुलर स्टेट पे फोकस नहीं है, हम इस तरीके से आपकी तैयारी कराएंगे, इस तरीके से हमारा प्रिपरेशन कराया जाता है। जो मेथोडोलॉजी है कि जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं उसके अंदर आपका एक प्रिपरेशन में, एक बार की कोचिंग में आपकी सारी स्टेट की तैयारी हो गई है। अब वो आपकी चॉइस है कि आपकी प्रेफरेंस किस स्टेट को आप देते हैं और किसका एग्जाम करना चाहते हैं। अब जैसे नेक्स्ट पार्ट में जो मैं बता रहा हूं उसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से डील करते हैं। फिर डीजीएस लेवल पे आते हैं, ठीक है, हरियाणा में आते हैं, तो हम थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन है, तो उसका आंसर कैसे लिखना है। आंसर फॉर्मेटिंग भी हम देख चलते हैं हर टॉपिक वाइज कि अगर आंसर आएगा तो मैं लिखना कैसे, क्योंकि देखो सबसे बड़ी चीज है, इतना बड़ा टॉपिक मैंने करा दिया,
लेकिन पेपर में तो आपका टाइम लिमिट कम ही है, 10 मिनट में आपने पूरा आंसर लिखना है, 2 पेज 3 पेज भरने हैं। तो ये आप ना लॉ स्कूल वाला काम नहीं कर सकते हो। यहाँ पे क्या आंसर, ये स्ट्रक्चरिंग होगी। मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं, कैसे आपका इंट्रोडक्शन होगा, कैसे कंक्लूजन होगा, और बॉडी कैसे होगी, उस बॉडी में क्या क्या लिखना है, पैरास कैसे डिवाइड होंगे, और स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ही आपका पूरे एग्जाम में फॉलो होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।